खबर अलवर से। अलवर में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला बानसूर थाना इलाके का है, जहां कुमारों के बालावास गांव में शादी समारोह में लोगों ने फायरिंग की। वायरल वीडियो में एक युवक पिस्टल लोड कर रहा है, जबकि दूसरा शख्स फायरिंग करता नजर आ रहा है। जैसे ही फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस एक्टिव हो गई। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि हथियार लेकर जश्न और फायरिंग करने वाले युवकों की पहचान कर ली गई है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। बाना की मांगरोल थाना पुलिस ने महिला की हत्या मामले का पर्दाफाश कर दिया है। इस महिला की जान उनके बेटे ने ही ली थी और पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात भटवाड़ा गांव में हुई थी, जहां 2 दिन पहले उसी के बेटे ने ट्रैक्टर से कुचलकर मां की जान ले ली थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि परिवार में जमीन के बंटवारे के बाद से ब्रिजमोहन परिवार से नाराज था। इसे लेकर परिवार में आए दिन झगड़े होते थे। इसी कारण ब्रिजमोहन अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और ट्रैक्टर से टक्कर मारकर मां की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी बेटे से पूछताछ कर रही है। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सरकार सख्त है और अभी भी पूरे प्रदेश में शादियों को छोड़कर सभी तरह के सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी है। लेकिन दौसा से आई एक तस्वीर ये बता रही है कि ये नियम सिर्फ आम लोगों के लिए है। सरकारी अधिकारियों को तो कुछ भी मनमानी करने की छूट है। तभी तो एसडीएम के जन्मदिन पर केक काटा गया और लोगों ने एसडीएम साहब को जन्मदिन की बधाई भी दी। दरअसल वर्षा जल पुनर्भरण मुहिम के लिए रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने एसडीएम संजय कुमार गौरा को बुलाया और कुआं गोद लेने की औपचारिकता की गई। इसी दौरान रोटरी क्लब के कुछ पदाधिकारी एसडीएम को जन्मदिन की बधाई देने लगे और गाड़ी से निकालकर एक केक भी ले आए। यानी एसडीएम के आने से पहले पूरी तरह प्लानिंग की गई, उनसे केक कटवाया जाएगा। लोगों ने साहब से केक काटने की रिक्वेस्ट की तो एसडीएम गाइडलाइन भूल गए। उन्होंने कुएं के मुंडेर पर रखकर केक काटा और फिर एक दूसरे को केक भी खिलाया गया। मतलब पूरे तामझाम के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में आयुक्त से मेयर और पार्षदों के विवाद का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि अब पार्षदों और पार्षद पति के बीच विवाद हो गया। हैरानी की बात यह है कि यह विवाद बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले पार्षद और पार्षद पति के बीच हुआ, जिसमें स्थानीय विधायक तक को लेकर भी टिप्पणी कर दी गई। दरअसल सोमवार को ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में शाम के वक्त ये घटनाक्रम हुआ, जिसमें लाइट समिति की चेयरमैन रश्मि सैनी के चैम्बर में बीजेपी पार्षद दिनेश कामत सहित अन्य पार्षद पहुंचे। सभी पार्षद लाइट्स की समस्या को लेकर पहुंचे और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। बीजेपी पार्षद का आरोप है कि वार्डों में क्रमानुसार लाइट्स लगनी थी, लेकिन लाइट्स वार्डों के क्रम को तोड़कर लगाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि चेयरमैन रश्मि सैनी तो कक्ष में मौजूद नहीं थी, लेकिन उनके पति वहां मौजूद थे। वहीं चेयरमैन पति का आरोप है कि वे खुद चेयरमैन की सीट पर नहीं बैठे थे, जिसे लेकर उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कार्यवाहक मेयर शील धाबाई सख्त हुई हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी महिला चेयरमैन के पति की एंट्री चैम्बर्स में ना दी जाए। अलवर जिले के बहरोड विधायक बलजीत यादव ने एसडीएम पर शराब पीकर ऑफिस में आने का आरोप लगाया था, जिसके बाद एसडीएम ने खुद अस्पताल में अल्कोहल की जांच करवाई, जहां एसडीएम की रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं अब एसडीएम ने कहा कि उन्होंने सबके सामने सच्चाई लाने के लिए जांच करवाई थी और सच्चाई सबके सामने आ गई। रिपोर्ट में एसडीएम पर विधायक के शराब पीने के आरोप मिथ्या साबित हुए। लेकिन आरोप को खंडन मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने 20 महीने आपके बहरोड के साथ रहा हूँ, कैसी सेवा की है। और सास को क्या आज एमएलए के कहने से या उससे थोड़ी है, मैंने मेरी मर्जी से मेरे उच्च अधिकारियों को इन्फॉर्म करके फिर करा रहा हूँ, पूरे बोर्ड से करा रहा हूँ। और आपको थोड़ी देर में रिपोर्ट मिल जाएगी या डॉक्टर साहब बता देंगे। और अब बात शराब तस्करों की। पधारो हमारे देश कहने वाली मरुधरा में शराब तस्करी जोरों पर है।
पुलिस से बचने के लिए रोज नए रास्ते खोजते ये तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। कैसे देते हैं ये अपने गंदे धंधे को अंजाम, देखिए ये रिपोर्ट। सब गंदा है पर धंधा है ये, अवैध शराब का धंधा है ये। हरियाणा से राजस्थान के रास्ते सप्लाई, जीपीएस के जरिए होती है निगरानी। गाड़ी बदल बदल कर की जाती है सप्लाई। पुलिस डाल डाल, तस्कर पात पात। सब गंदा है पर धंधा है ये। गुजरात में शराबबंदी है, ऐसे में हिमाचल और हरियाणा से यहां से शराब तस्करी होती है। हरियाणा के नजदीक राजस्थान का झुंझुनू जिला लगता है। अब शराब तस्करों ने झुंझुनू जिले को एक नए रूट के रूप में डेवलप किया है। जी हाँ, सब गंदा है लेकिन धंधा है ये। इस धंधे के शातिर धंधेबाज कानून को चकमा देने के लिए रोज एक नया रास्ता निकालते हैं, रोज एक नया तरीका खोजा जाता है, लेकिन कानून के लंबे हाथों से ये बच नहीं पाते। इन्होंने नया रूट एक खोलने की कोशिश करी, चलाने की कोशिश करी। इनके चालू करते ही ये वारदात इनकी पकड़ी गई और यहाँ बड़े प्रयास से मुखबिर की जो सूचना मिली थी उसको डेवलप करके और बहुत ही डीएसटी और क्यूआरटी टीम ने, थाने की पुलिस और सीओ ने प्रयास करके इस गाड़ी को दबोचा। इस गाड़ी के साथ साथ एक एस्कॉर्ट करती हुई कैंपर गाड़ी भी थी, उसमें भी 9 पेटियां हमें मिली थी। सुना आपने, ये तो सिर्फ एक बानगी भर है, अभी तो सिर्फ आगाज है। आप सुनते रहिए, आप देखते रहिए और समझते रहिए कि कैसे सूबे में शराब माफिया का खेल पनप रहा है, कैसे ये माफिया शराब से अपनी जिंदगी रंगीन कर रहा है। थाना सूरजगढ़ में और थाना बुहाना में 2 थाने स्थापित किए गए हैं, जिनमें लगातार नाकाबंदी और गश्त की जाती है। यहाँ से तस्करी किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस क्षेत्र से गुजरने वाले रास्ते सीकर होते हुए अजमेर से निकल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे भी सघन गश्त और नाकेबंदी की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी भी मान रहे हैं ये लोग रूट बदल बदल कर अपना धंधा चला रहे हैं। एक तो गैंगवार का डर, दूसरा पुलिस की मुस्तैदी इन्हें रूट बदलने पर मजबूर कर रही है। पहले हरियाणा से चूरू के रास्ते शराब की सप्लाई होती थी, तो अब ये माफिया झुंझुनू के रास्ते अपनी मंजिल पर पहुंच रहा है। पहला रूट हरियाणा से चूरू, सीकर, नागौर, पाली, सिरोही होते हुए गुजरात। दूसरा रूट हरियाणा से चूरू, रतनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर होते हुए गुजरात। तीसरा रूट हरियाणा से चूरू का राजगढ़, चूरू, सीकर, अजमेर और सिरोही होकर गुजरात ले जाई जाती है। चौथा रूट हरियाणा के महेंद्रगढ़, लोहारू, सूरजगढ़, चिढ़ावा, झुंझुनू, सीकर, लौसल या जयपुर होते हुए अजमेर, फिर आगे सिरोही या उदयपुर होते हुए इस शराब को गुजरात ले जाया जाता है। शराब के इस काले कारोबार ने गैंगवार को भी बढ़ावा दिया है। शेखावाटी इलाके में आनंदपाल गैंग हो या दारिया गैंग, ये सभी शराब तस्करी पर ही निर्भर थी। इसी तरह से राजू ठेहट गैंग, बलवीर बानुड़ा, अजय जैतपुरा गैंग समेत अन्य गैंग लगातार सक्रिय रही है। शराब तस्करी के धंधे में होटल ढाबों का भी अहम रोल रहता है। तस्कर शराब से भरी गाड़ी किसी निश्चित होटल या ढाबे पर लेकर पहुंचते हैं, फिर इसके बाद ड्राइवर और नंबर प्लेट तक बदल दी जाती है। झुंझुनू में पकड़े गए शराब तस्कर ने इन तमाम बातों के साथ कई और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि शराब से भरे हुए ट्रकों के आगे एस्कॉर्ट तक करवाई जाती है। निश्चित दूरी के बाद चालक और खलासी बदल जाते हैं। ड्राइवर को एक राउंड के 30 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। गुजरात के बॉर्डर के पास इन गाड़ियों को फिर से बदला जाता है।
और इसके बाद छोटी छोटी गाड़ियों से शराब की सप्लाई की जाती है। हरियाणा से शराब चलती है और झुंझुनू होते हुए गुजरात जाती है। इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है कि झुंझुनू पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा है जिसमें 70 लाख से अधिक की शराब भरी हुई थी। ये शराब हरियाणा से गुजरात जा रही थी। जब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि चूरू होते हुए शराब जाती थी, बीकानेर होते हुए शराब जाती थी, लेकिन वहां सख्ती होने के कारण झुंझुनू का एक नया रूप डेवलप किया गया है। इस रूट से अब शराब तस्कर अवैध शराब गुजरात लेकर जा रहे हैं और कई बार पुलिस की सांठ गांठ से ही ये अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन अब इन्होंने मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता बदलना ही बेहतर समझा, जो आबकारी विभाग और पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गया है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। राजस्थान पर्यटन विकास निगम को संकट से उबारने के लिए राज्य सरकार अब आरटीडीसी की प्रॉपर्टीज निजी हाथों में देने पर विचार कर रही है, जबकि आरटीडीसी कर्मचारी सरकार की इस कवायद का विरोध कर रहे हैं। आरटीडीसी को लीज पर सौंपने का विरोध जारी। सरकार के फैसले से भड़के आरटीडीसी कर्मचारी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम जिसकी कि 79 में स्थापना ये सोच के की गई थी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेगा, पर्यटकों को जो बजट क्लास पर्यटक है उसको मनमाने दाम पे लूटा नहीं जाए, उसको बचाने का काम के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। सुना आपने, 1979 में राज्य सरकार ने पर्यटन विकास निगम की स्थापना की थी ताकि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को सभी सुविधाएं मिल सके। लेकिन अब राज्य सरकार आरटीडीसी के माध्यम से 500 करोड़ रुपए का ऋण लेकर आरटीडीसी की 75 प्रॉपर्टीज को निजी हाथों में सौंपने का विचार कर रही है, जिसमें आरटीडीसी के बंद पड़े होटल भी शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से पर्यटन निगम के कर्मचारी नाराज हैं। मैनेजमेंट ने अभी 15/6 को एक प्रेजेंटेशन राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने दिया, जिसमें 75 होटलों को राजस्थान पर्यटन विकास निगम की जो 75 प्रॉपर्टीज हैं उनको पूरा बंद करने का निर्णय करने की बात उसमें कही गई। और ये बात कही गई कि आरटीडीसी का काम अब होटल चलाना नहीं होकर के 500 करोड़ रुपए का ऋण दे करके उसके एक वर्किंग एजेंसी के रूप में काम करेंगे। सरकार के फैसले का आरटीडीसी कर्मचारी संघ विरोध कर रहा है। कर्मचारियों का मानना है कि 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति राज्य सरकार महज 500 करोड़ रुपए के लिए पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रख रही है, जिससे आम पर्यटकों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि पर्यटन निगम के अधिकारियों से परिचर्चा करने के बाद सरकार के मंत्री ऐसा नहीं मानते। 3,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां हैं आरटीडीसी की। ये मान लीजिए कि 3,500 की संपत्तियों को ये 500 करोड़ रुपए के अंदर गिरवी रख रहे हैं और ये सारी संपत्तियां पूंजीपतियों के हवाले चल जाएगी। और जो आम बजट क्लास टूरिस्ट है, आरटीडीसी कोई 5 स्टार 5 सितारा होटलों की सर्विसेज नहीं दे रही है, केवल बजट क्लास टूरिस्ट जो है उसको लूटने से बचाने का काम आरटीडीसी कर रही है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की थी उसकी क्रियान्विति को लेकर के बैठक ली गई है। आरटीडीसी के एमडी और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ में हमने मीटिंग ली थी, क्योंकि पर्यटन को पहली बार राजस्थान में जो हमारा बजट है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा महत्व दिया है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की संपत्ति को लीज पर दिए जाने के विरोध में कर्मचारी सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। उनका साफ मानना है कि मरुधरा आने वाले पर्यटकों को सस्ते दर पर होटल और परिवहन की सुविधा मुहैया कराने वाला आरटीडीसी निजी हाथों में जाने के बाद पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आरटीडीसी कर्मचारी हैं, तमाम मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं मामले को लेकर के। बड़े जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सरकार क्या अभी फैसला करती है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनका आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात टीकाकरण की, जिसे रफ्तार देने के लिए बच्चों ने भी कमर कस ली है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के करनाल की, जहां बाल कार्यकर्ताओं ने लोगों से न सिर्फ टीका लेने की अपील की बल्कि वैक्सीनेशन में अपना योगदान भी दिया। सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि ये तीसरी लहर है, उसमें बच्चों को भी ज़्यादा खतरा है। 18 साल के बाद जो ऊपर है उनको लगवानी चाहिए, पर वे लगवा नहीं रहे हैं।
जल्दी से जल्दी सारे वैक्सीनेशन लगाएं, अनुशासन का पालन करें, इधर मास्क लगा कर आएं। बच्चे चल चल कह रहे हैं, आप आजकल कर रहे हैं, लेकिन टीके को लेकर आपकी इस आनाकानी से देर हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि टीका लेने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन से दूरी बनाए हुए हैं और ये बच्चे वैसे लोगों को ही प्रेरित कर रहे हैं। सुनिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे ये बच्चे क्या कह रहे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले हम पूछते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे उनको टोकन नंबर देते हैं, फिर यहाँ पर उनका नाम, उनकी एज और मोबाइल नंबर लिखते हैं। मैं जी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका आधार कार्ड देखता हूँ। किसी को पता नहीं था कि यहाँ वैक्सीनेशन लग रही है, फिर हमने कुछ आसपास वालों को बताया, उन्होंने और आसपास वालों को बताया और ऐसे यहाँ बंदे आने शुरू हो गए और अभी यहाँ डेली बहुत 100-200 बंदे आ जाते हैं। और अगर हम ऐसे ही करेंगे, 3 बंदे और 3 को बताएंगे तो शायद ही वैक्सीनेशन कैंप जल्दी खत्म हो। वैक्सीनेशन सेंटर की ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, जहां की सामाजिक संस्था सेवा भारती वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही है, जिसका असर भी हो रहा है। काफी देशों में 70 से 80% वैक्सीन लग चुकी है और हमारे देश में काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, बट अभी बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा पाए। और आज ये सेवा भारती आश्रम है जो यहाँ पे मैं वैक्सीनेशन कराने आया था अपनी मिसेस की। ठीक है जी, यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बहुत सही सबने योगदान दिया, बच्चे बैठे हैं, सब कोऑपरेटिव हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ पे सिस्टम सारा। हर वैक्सीनेशन सेंटर पे जाकर लोगों को जागरूक किया है और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी हरियाणा प्रांत के अंदर कोई भी सदस्य ऐसा ना रहे जिसको वैक्सीनेशन ना हो। बच्चों की अपील का असर साफ दिख रहा है। अब यहाँ भी टीका लेने वालों की तादाद बढ़ रही है, जो एक बेहद अच्छी बात है। अगर आप भी अब तक किसी किंतु परंतु में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलिए। टीका बिल्कुल सुरक्षित है, इसलिए बच्चों की सुनिए, टीके को चुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।